जिसमें स्थिर वैद्युत प्रारंभ करेंगे। स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम सबसे पहले घर्षण विद्युत की बात करेंगे। घर्षण विद्युत की डिफिनेशन होगी, यदि किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं, घिसते हैं, पदार्थ में घर्षण करते हैं, ऐसा करने से यदि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न आवेश को आप कहेंगे घर्षण आवेश या घर्षण विद्युत कहेंगे। घर्षण विद्युत की बात यदि हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत की परिभाषा की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युत। आप सभी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है वो घर्षण विद्युत के अनुसार है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांच में उत्पन्न जो आवेश है वो धन आवेश कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम एगोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़े तो एगोनाइट के छड़ में उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। आवेश की उत्पत्ति के आधार में आपके कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। जैसे एक सिद्धांत आएगा इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो बहुत इजी रूप से आप इसको लिख सकते हैं। छोटी क्लास में भी पढ़े कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा। सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। तो ये सही और सिंपल शब्दों में है। और इसको इस तरीके से बोल सकते हो, किसी विरहित निकाय मतलब अलग थलग कोई वस्तु रखी हुई है, उस पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, या पृथक पृथक निकाय की कुल आवेश नियत रहती है। यदि पदार्थ को अलग रख दे, उस पर न घर्षण हो न कुछ क्रिया हो, तो उसकी कुल आवेश नियत रहती है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब हमने यहाँ पे बात किया कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े हैं तो कांच के छड़ में धन आवेश आ चुका है, उत्पन्न हो चुका है। ये कैसे हुआ होगा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत को यदि हम सोचेंगे तो ये क्लियर करने का जरूर इसमें आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े हैं तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त हुई है और ऊर्जा के कारण यहाँ कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए। आवेश संरक्षण सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, आवेश का स्थानांतरण हो गया। फलस्वरूप कांच के छड़ में धन आवेश और रेशम के कपड़े पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। वैसे जब एगोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़े होंगे तो हमारे ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर एगोनाइट के छड़ में चले गए होंगे। एगोनाइट के छड़ ऋण आवेशित हो गया और आपका ऊनी का कपड़ा निश्चित रूप से धन आवेशित हो जाएगा। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप लोग क्वेश्चन करेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? मैं रिपीट बोल देता हूँ। आपका पृथक्कृत या विरहित निकाय की आवेश नियत रहती है। यह आवेश न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। इसका केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है और एग्जाम्पल इनमें से किसी एक का दे सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे आवेश का क्वांटिफिकरण। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आवेश का क्वांटिफिकरण क्या है? ये भी आपको क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन,
आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश में हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये किसी भी पदार्थ में आप आवेश ऐसा नहीं पाओगे कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का आधा है या डेढ़ है या 2 ऐसे नहीं पाएंगे। किसी भी पदार्थ पर यदि उपस्थित आवेश का मान है, उसको यदि इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो आपका पूर्णांक आएगा। क्योंकि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में नहीं होगा। इसीलिए आवेश Q इज इक्वल टू आवेश के क्वांटिटी क्रम में लिखा जाता है Ne प्लस, इसलिए यदि वो धनावेशित पदार्थ हो, माइनस कर लोगे जब वो ऋणावेशित पदार्थ हो। आपको इलेक्ट्रॉन का मान मालूम है, आवेश में कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और एक का मान निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा पदार्थ से, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 100 निकलेगा, 1000 निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो आवेशित होगा। तो ये आवेश का क्वांटिटी का मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब इन दो सिद्धांतों के बाद अब हम देखेंगे जो आप छोटी क्लासेस में पढ़े भी हैं, खासकर 10वीं में था कूलॉम का नियम। आपके सिलेबस में कूलॉम का 2 नियम है। इसको कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, मैं यहाँ डिटेल कर दूंगा आप लोगों का। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है बिंदु आवेश के लिए और स्थिर आवेश के लिए है। बिंदु आवेश का मतलब ऐसे आवेशित पदार्थ जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो, जिसका आकार अत्यंत छोटा हो, बिंदु आवेश कहलाएंगे। तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम 2 बिंदु आवेशों के लिए है। मैं इसके नियम को शब्दों में बांध रहा हूं। किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन 2 आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मैं 2 बिंदु आवेश ले लूं, एक का परिमाण यानी कि मान Q1 है, दूसरे का परिमाण यानी कि मान Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि R है, तो कूलॉम का व्युत्क्रम नियम कहता है दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा उनके द्रव्यमानों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि हम इन दोनों को मिला दें, मैं इस साइड में कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे F is proportional to Q1 into Q2 upon R square, then F is equal to K into Q1 Q2 upon R square। जाहिर है K एक अनुपातिक नियतांक है, क्योंकि अनुपात के चिन्ह को हटाए हैं, जो मापन की पद्धति और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अधिकांशतः फिजिक्स में अनुपातिक नियतांक इन 2 फैक्टर पे ही निर्भर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। मापन की पद्धति मतलब उनके मान को किस में माप रहे हैं, और दोनों के बीच जो भी माध्यम है, वायु है, कागज रखा हुआ है, जो भी है, ये 2 चीजों पे आपका निर्भर करेगा। अब K के मान की बात करेंगे तो यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो CGS पद्धति में K बराबर 1 होता है। CGS पद्धति में K बराबर 1 लेते हैं, देन F इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। CGS पद्धति से बल का मात्रक हो जाएगा डायन।
मैं यहाँ एप्सिलॉन जीरो का मान रखा हूँ जिसका मान होता है 8.854 गुना 10 की घात 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर का वर्ग। मैं नीचे लिख देता हूँ मात्रक को, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर ये मात्रक है। ये मान रखे पाई का मान 3.142 जानते हो, हल करने पर ये आता है 9 गुना 10 की घात 9। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यही फार्मूला अपन यूज करते हैं, कैलकुलेशन की हमारी बचत होती है। तो ये हो गया। अब एप्सिलॉन जीरो क्या कहलाएगा? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये फिलहाल वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। तो यहाँ तक आपका कूलॉम के नियम का इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन कर दें। आप लोग देखेंगे कि नोट्स बना पाते हैं कि नहीं बना पाएंगे तो मुझे रिप्लाई करेंगे। वैसे मैं लिख रहा हूँ, उसको देख पा रहे हैं तो यही आपका जवाब होगा। कुछ नियम है वो आप बुक से देख सकते हो या वीडियो को आप रिप्ले करोगे तो आपको नियम में जो बोला वो क्लियर होंगे, उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इससे संबंधित कुछ डिफिनेशन आएंगे। एक डिफिनेशन आएगा एकांक आवेश। मैं पहले ही बोला हूं कि कूलॉम का विक्रम वर्ग का नियम है, दोनों में है, विद्युत में और चुंबक में। तो कई बार लिखता नहीं है वो, एकांक आवेश लिख देता है प्रश्न में, तो हम समझ जाते हैं कि ये विद्युत से संबंधित नियम लिखना है। और एकांक ध्रुव लिख देगा साथ में, तो हम समझ जाते हैं कि ये चुंबक का क्वेश्चन है। कैसे बना सकता है क्वेश्चन? कूलॉम का नियम लिखिए और एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कूलॉम का नियम लिखिए और एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। चूंकि हम विद्युत में हैं तो मैं एकांक आवेश को परिभाषित करूंगा। तो यदि आप लोग बहुत क्लियर से नियम को समझे हैं तो इससे अपन परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये फार्मूला ले रहा हूं, थोड़ी देर पहले लिया था शायद टाइम में। मान लीजिए कि Q1 और Q2 को समान आवेश मान रहा हूं, मतलब सजातीय आवेश। दोनों का परिमाण ही से मैं इसको Q मान लेता हूं, मान लीजिए। और सीजीएस पद्धति का सूत्र है, इसलिए R बराबर 1 सेंटीमीटर कर देता हूं। तो निश्चित रूप से आपका एक बराबर रख देता हूं 1 डाइन। तो ये 1 रखाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 की जगह Q रखेंगे, 2 बार Q आ जाएगा। R का मान भी 1 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि Q स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो Q बराबर आएगा 1 या प्लस माइनस 1 जो लिखना चाहिए। एकांक आवेश, एकांक आवेश, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? आप इसको देखें तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बोलूंगा। ये वायु निर्वात है, माध्यम आपको पता है। तो मैं चालू करूंगा, यदि दो सजाती एवं समान परिमाण के बिंदु आवेश, सजाती है या तो धन है या ऋण, समान परिमाण है, मान उसके समान है। तो यदि दो सजाती और समान परिमाण के दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1 डाइन हो, तो उन आवेशों को आप कहेंगे एकांक आवेश। अपना तो बोलने का तरीका है, बहुत ही ध्यान से बोल सकते हो। वायु या निर्वात में यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो सजाती और समान आवेश रखे हुए हैं और वो एक दूसरे को 1 डाइन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उन आवेशों को अपन कहेंगे एकांक आवेश। अब मैं दूसरे फार्मूले से इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। आप स्वतंत्र हो, कोई एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। H = मैं बताया था 9 गुना 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और मात्रक का SI पद्धति में योग। अब मैं मात्रक के अनुसार करूंगा, फिर वैसी माना मैंने
Q1 बराबर Q2 बराबर Q कर लिया, R बराबर 1 मीटर मान लेता हूं, ये सारी पद्धति में मीटर चलता है, का मतलब मालूम है, और एक बराबर निश्चित रूप से 1 न्यूटन, सॉरी 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मान लेता हूं। अब यहाँ क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे Q का मान 1 चाहिए, तो एक लॉजिक में यहाँ 1 का जो मान आएगा ये कटना चाहिए, इसलिए 1 का मान मुझे इतना लेना पड़ेगा, कट के 1 हो जाएंगे और Q बराबर 1 आ जाएगा। तो अब उसमें रखेंगे, देखो ये 9 गुना 10 की घात 9 रखेंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। Q1 Q2 का मान रखेंगे, वैसे ही Q स्क्वायर आएगा, R का मान 1 है। अगेन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दोनों तरीके से अपन डिफिनेशन दे सकते हैं। अब बहुत ही ध्यान से रखें, बिल्कुल इसको देख के आप बता सकते हैं डिफिनेशन है। माध्यम पता है आपको वायु अनुवाद में, तो डिफिनेशन पढ़ेंगे अपन। वायु अनुवाद में यदि दो समान एवं सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और वो एक दूसरे को 9 गुना 10 की घात 9 मीटर के बल से प्रतिकर्षित करे, तो उन आवेशों को कहेंगे अपन एकांक आवेश। तो मैं दो तरीके से डिफिनेशन दिया हूं, आप स्वतंत्र हो एग्जाम में कैसे भी दोनों में से एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन भी रहेगा आपका, एकांक आवेश से क्या समझते हैं। ये फर्स्ट डे है आपकी क्लास का, तो इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो जारी किए जाएंगे और आप लोगों को ग्रुप में रिप्लाई नहीं करना है। वीडियो के नीचे क्लास लेने वाले टीचर और उनका व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे। आपको कोई दिक्कत है तो उसको पर्सनल नंबर में आप क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो अगले दिन क्लास में आपका जवाब दे सके। इस साल 12वीं की पढ़ाई आप लोगों की कोरोना में इफेक्टिव होने वाले हैं। संकेत है कि कुछ दिनों में स्कूल खुलेंगे, खासकर 10वीं 12वीं के लिए, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी पूरी पढ़ाई दोनों तरीके से होगी, ऑफलाइन यानी कि क्लास में और ऑनलाइन यानी कि इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को क्लास से भेजे जाएंगे। तो मैंने 2-3 आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग बुक्स लेंगे नवोदय प्रकाशन की, पुरानी बुक ले सकते हैं और कॉपी बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी के लिए भी हो 400 पेज की कॉलेज कॉपी आप लोग बनाएंगे। कॉपी की क्वालिटी अच्छी हो ताकि आप लोगों का आगे जो नोट्स करेंगे वो काम आए। तो ये 3 क्वेश्चन के नोट्स क्या आप बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे। अगले क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे।